तो उम्मीद करता हूं अब तक आपको देश के बहुचर्चित शाहबानो प्रकरण की एक एक बारीकी इस दास्तान में समझ आ चुकी होगी। और अब बारी है शाहबानो की जिंदगी की वो सबसे अनछुई दास्तान आप तक पहुंचाने की, जो शायद ना कभी किसी ने सुनी और ना किसी ने सुनाने की ही जहमत उठाई। मगर अगर वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के पन्नों को पलटेंगे तो साफ और स्पष्ट ढंग से समझ आ जाएगा कि आखिर कैसे शाहबानो नाम की इस मुस्लिम खातून ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, वो भी अपनी जिंदगी की सबसे गाढ़ी कमाई दांव पे लगा के। चलिए समझते हैं। ये 19वीं सदी के पूर्वार्ध के बरस थे जब मध्य प्रदेश के मालवा के पठारों के एक छोटे से गांव में एक निम्न आय वर्ग के मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था एक बच्ची का। नाम रखा गया शाहबानो। जाहिराना सी बात है, ना परिवार के माली हालात इस बात की गवाही देते थे और ना परिवार के जहन में तालीम की अहमियत इस बात की गवाही देती थी कि वो परिवार अपने घर की बच्ची को पढ़ा लिखा सके। तो शाहबानो का बचपन यूं ही बिना तालीम गुजर गया, या यूं कहें गुजरा भी नहीं था, क्योंकि महज 16 बरस की उम्र थी शाहबानो की जब शाहबानो का रिश्ता पक्का कर दिया गया मोहम्मद अहमद खां साहब के साथ। और जाहिर सी बात है, इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि अगर किसी निम्न आय वर्ग के परिवार के सामने उसकी बिटिया के लिए एक ऐसे शख्स का रिश्ता आ जाए जो एक बड़े शहर की अदालत में वकालत करता हो, तो वो परिवार ना बहुत कम ही किया करते हैं हिंदुस्तान में। और मोहम्मद अहमद खां साहब तो इंदौर की अदालत में वकालत किया करते थे, तो उनका एक रसूख था। तो परिवार वालों को लगा कि शाहबानो के लिए ये रिश्ता मुनासिब होगा। और इसके बाद 1932 में शाहबानो की मोहम्मद अहमद खां साहब के साथ शादी करवा दी गई। जाहिर सी बात है, निकाह वाले दिन हर लड़की की तरह अपनी आने वाली ज़िंदगी और आने वाली दुनिया को सोचकर शाहबानो के दिल की धड़कनें भी तेज़ हो जा रही थीं। मगर आने वाली दुनिया इतनी सुकून ज़दा और इतनी खुशियों भरी होगी शाहबानो के लिए, ये शाहबानो ने भी उस वक़्त सोचा नहीं था। यकीन मानिए, शाहबानो की ज़िंदगी में ये पल इतने खुशियों भरे थे कि कब वक्त पंख लगा कर उड़ गया शाहबानो को पता तक न चला। देखते ही देखते कब शादी को गुजरे 12 बरस गुजर चुके थे। शाहबानो सोचती थी तो सोचती रह जाती थी। मगर एक कहावत थी जो शाहबानो ने बचपन से सुन रखी थी कि किसी का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मगर बचपन की ये कहावत उनकी खुद की ज़िंदगी में इतने खौफज़दा ढंग से दस्तक देगी, शाहबानो ने कभी सोचा नहीं था। माने वो 14वीं सालगिरह थी शाहबानो की, जिसके कुछ ही दिन बाद खां साहब ने दूसरा निकाह कर लिया और दूसरी बेगम के साथ घर आ गए। अब सोच कर देखिए किसी औरत के दिल का हाल जब उसके सामने उसका शौहर किसी और का हो चुका हो। मगर शाहबानो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि ना कोई ऐसा नियम था, ना कायदा, ना कानून जो अहमद खां साहब को ऐसा करने से रोकता। तो मजबूरन दिल पर पत्थर रख कर ही सही शाहबानो ने हर दुख और हर दर्द पी लिया। हाँ, मगर उन दर्द भरे लम्हों में भी पत्थर हो चुके दिल के साथ अपनी पथराई हुई आंखों से शाहबानो अपने शौहर की खिदमत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, इस इंतज़ार में कि शायद कभी तो वो वक्त आएगा जब उनके शौहर को उनकी अहमियत का भी अंदाज़ा होगा और वो उनसे बेरुखी दूर कर उनके पास वापस लौट आएंगे। मगर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। शाहबानो का वो इंतज़ार ख़त्म होता इससे पहले अहमद खां साहब के दिल में शाहबानो के लिए हर जज्बात ख़त्म हो गए और रह गया तो बस रहम,
जिस रहम के चलते वो शाहबानों को छत देने के लिए तैयार थे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब रहम ना होने और बेरहम हो जाने की लकीर को पार कर अहमद खां साहब ने अपने दिल से शाहबानों के लिए हर रहम को परे कर बेरहमी से शाहबानों को घर से बाहर निकाल दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस वक्त शाहबानों को अहमद खां साहब घर से बाहर निकाल रहे थे उस वक्त शाहबानों और खां साहब के रिश्ते को बंधे करीब 44 बरस गुजर चुके थे। यानी करीब करीब 4.5 दशक गुजर जाने के बाद खां साहब को एक रोज़ ऐसा लगने लगा कि अब उन्हें अपनी बेगम की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने शाहबानों को बेदर्दी से घर के बाहर निकाल दिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पुकार करती रही कि इस उम्र में वो कहाँ जाएगी, ना उसके मायके में कोई ऐसा है जो उसे सहारा दे सके, ना वो खुद इस काबिल है कि अपना खर्चा चला सके। इस उम्र में वो कैसे जिएगी दुनिया में। मगर खां साहब को उस पर रहम नहीं आया। अंत में हारी हुई हताश हालातों के आगे मजबूर शाहबानों ने कोई आसरा ना मिलता देख अदालत का किवाड़ खटकाया और अपने शौहर मोहम्मद अहमद खां से गुजारा भत्ता लेने की अपील अदालत में दायर की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह करना शाहबानों के लिए कतई आसान नहीं था, क्योंकि जिस अदालत में वो अपने शौहर के खिलाफ अर्जी डाल रही थी उसी अदालत में उनके शौहर वकालत किया करते थे। और शायद यही वजह थी कि अपनी बेगम के अपने खिलाफ दायर किए हुए मुकदमे की खबर कहीं से अहमद खां साहब को लग गई और इसके बाद खां साहब ने एक शाम शाहबानों को मिलने की खातिर बुलाया। शाहबानों को लगा कि उनके शौहर शायद उनके ख्याल के लिए उन्हें बुला रहे हैं, शायद उन पर रहम आ गया है उन्हें इसलिए बुला रहे हैं। इसलिए बड़ी उम्मीद का आसरा बांधकर शाहबानों उस शाम अपने शौहर से मिलने के लिए उनके पास पहुंची थीं। मगर जब उनके पास पहुंची तो खां साहब ने वो 3 अल्फाज चंद घड़ियों में शाहबानों से कह डाले, जिन 3 अल्फाजों में शायद 3 दफ़ा मौत हुई होगी शाहबानों की। क्योंकि गर शादी के 45 बरस बाद आपका शौहर एक शाम आपको बिना बताए, बिना किसी वजह तलाक 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 कह दे तो उसके क्या मायने होते हैं, ये किसी मुस्लिम खातून से जाके पूछेंगे तो समझ आएगा, या अपने दिल के भीतर की इंसानियत को कुरेद के ज़रा एहसास करने की कोशिश करेंगे तो एहसास खुद ब खुद हो जाएगा कि उस वक्त शाहबानों कितने दर्द से गुजरी होगी। मगर एक वक्त होता है ना इंसान की ज़िंदगी में जब दर्द इंसान को कमज़ोर करना छोड़ देता है और मजबूत बना देता है। शायद बीते 30 बरस से दुख और दर्द के जहर भरे घूंट पीते पीते शाहबानों की ज़िंदगी भी अब उसी मोड़ पर जाकर खड़ी हो गई थी। यही वजह थी कि अपने शौहर के ट्रिपल तलाक देने के बाद भी शाहबानों अदालत के दरवाजे पर खड़ी रहीं, अड़ी रही, लड़ती रही इंसाफ की लड़ाई। और जिस लड़ाई का अंजाम ये हुआ कि एक रोज़ इंदौर जिला न्यायालय ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानों के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए अहमद खान साहब को ये हुक्म सुनाया कि आप शाहबानो बेगम को मासिक गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य हैं और आपको उन्हें कुछ रुपए मासिक किस्त के तौर पर देने होंगे। जाहिर सी बात है शाहबानों को लगा ये उनकी लड़ाई का अंजाम है और अब थोड़ा मोड़ा ही सही अपने शौहर से गुजारा भत्ता लेकर वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर लेंगी। मगर खां साहब को ये मंजूर नहीं था। उन्हें मंजूर नहीं था कि उनकी बेगम अपने हक से उनसे कुछ पैसे ले सकें। इसीलिए खां साहब ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर मुकदमे को उच्च न्यायालय यानी जबलपुर हाई कोर्ट ले जाना मुनासिब समझा। जाहिर सी बात है आर्थिक तंगहाली से जूझती शाहबानों के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो ये लड़ाई उच्च न्यायालय में लड़ सकें। मगर तब तक समूचे इंदौर में शाहबानों की ये इंसाफ की लड़ाई इस कदर मशहूर हो चुकी थी कि कुछ महिला एनजीओज़ ने शाहबानों की मदद की, जिस मदद के चलते शाहबानों ने जबलपुर उच्च न्यायालय में भी अपने शौहर अहमद खां साहब के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई बदस्तूर जारी रखी।
इस दौरान बहुत सारे दबाव बनाए गए थे शाहबानों पर, कौम की ओर से, कौम के बड़े मानिंद लोगों की ओर से, मगर शाहबानो झुकी नहीं। वो अपने शौहर के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही जबलपुर उच्च न्यायालय के भीतर, जिस लड़ाई का अंजाम ये हुआ कि जबलपुर उच्च न्यायालय ने अहमद खां साहब को फटकार लगाते हुए दोबारा ये आदेश सुनाया कि वो अपनी बेगम को मासिक गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य हैं और उन्हें अपनी बेगम को एक मासिक किश्त देनी पड़ेगी। शाहबानों को लगा अब उनकी लड़ाई का अंजाम मुकम्मल हो गया है, मगर खां साहब को यह बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए वो इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए और वहाँ उन्होंने इस तर्क के साथ जबलपुर उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ अर्जी दी कि चूंकि उन्होंने अपनी बेगम को ट्रिपल तलाक दिया है, इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक वो अपनी बेगम के लिए महज इद्दत के उन 3 महीनों तक ही जिम्मेवार हैं, जिन 3 महीनों में मुस्लिम पर्सनल लॉ के भीतर तलाक से वापसी की गुंजाइश होती है। उन 3 महीनों के बाद वो अपनी बेगम के लिए जिम्मेवार कतई नहीं है, ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है। इसी तर्क की बुनियाद पर मोहम्मद अहमद खां साहब ने शाहबानो बेगम के हक में सुनाए गए जबलपुर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। जाहिर सी बात है, किसी तरह अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रही शाहबानो के लिए इस लड़ाई को दिल्ली तक लेकर जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, मगर चूंकि तब तक शाहबानो की इस इंसाफ की लड़ाई के बारे में सूबे के तमाम महिला एनजीओज को पता चल चुका था, तो उन्होंने शाहबानो की मदद की, जिससे वो अहमद खां साहब के खिलाफ ये जंग सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी जारी रख सकी। और शाहबानो ने ऐसा ही किया, जमकर लड़ी, सुप्रीम कोर्ट के भीतर हर सवाल का जवाब दिया, हर सच बताया, जिस सच और जवाब को सुनने के बाद 23 अप्रैल बरस 1985 के रोज मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह उद्घोष किया कि कोई भी शौहर ट्रिपल तलाक के बावजूद अपनी बेगम के लिए उस वक्त तक जिम्मेवार रहेगा जब तक उसकी बेगम अपना गुजारा करने के काबिल खुद नहीं हो जाती हैं। यानी कि एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने भी मोहम्मद अहमद खां साहब को बाध्य किया शाहबानो बेगम को एक मासिक गुजारा भत्ता देने के लिए। यह शाहबानो की इतनी लंबी इंसाफ की लड़ाई की मुकम्मल जीत थी, जिस जीत के खिलाफ किसी और दरवाजे पर जाने का कोई विकल्प बचा था नहीं अहमद खां साहब के पास। मगर तब तक शाहबानो की ये जीत एक माशरे के कई छोटे बड़े सुल्तानों की आंखों में खटकने लगी थी, चूंकि शाहबानो बेगम के हक में सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक एक टिप्पणी इन सुल्तानों की निजी सल्तनतों में सैलाब ला सकती थी। और यही वजह थी कि ये सुल्तान अपने समर्थकों को ये समझाने में लग गए कि किस कदर सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो बेगम के हक में सुनाया गया ये फैसला असल में इस्लाम पर हमला है, इस्लाम की ताकत को कमज़ोर करने वाला है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आज़ादी पे खतरा बनकर मंडरा रहा है लगा। और जाहिर सी बात है, अगर किसी भी आस्तिक इंसान को ये नज़र आएगा कि उसके मजहब पर हमला किया जा रहा है तो वो उग्र हो जाएगा। और बस तो फिर इसी के बाद हिंदुस्तान उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुसलमानों के गुस्से की आग से धू धू कर जलने लगता है। आप यकीन नहीं करेंगे उस दौर में कितने बड़े बड़े प्रदर्शन हिंदुस्तान ने देखे थे, आप आज की तारीख में कल्पना नहीं कर सकते हैं। अकेले बिहार के सीवान में एक रैली में 3 लाख लोग जमा हुए थे, 3 लाख लोगों की एक रैली। और ये तो महज एक नज़ीर है, ऐसी ना जाने सैकड़ों कितनी रैलियां हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हो रही थी। और जाहिर सी बात है, जब देश इतने बड़े प्रदर्शन की आग से जल रहा हो तब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि उस आग की लपटें दिल्ली दरबार के कान न खड़े कर रही हों। जाहिर सी बात है,
गुजरते वक्त के साथ राजीव सरकार पर भी दबाव बनने लगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मसले पर अपना पक्ष भी रखे, जिसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी, सलमान खुर्शीद, एमजे अकबर, नजमा हेपतुल्ला और सीताराम केसरी जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की समझाइश पर किस तरह कांग्रेस सरकार ने शाह बानो बेगम के हक में सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सदन के भीतर बिल लाकर पलटा, वो तो तारीख में दर्ज है, आप सभी उससे पहले से ही वाकिफ होंगे। अब दिलचस्प है जानना वो दास्तान कि आखिर कैसे शाह बानो नाम की इस मुस्लिम खातून ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, वो भी अपनी जिंदगी की सबसे गाढ़ी कमाई दांव पे लगा के। तो देखिए, चाहे आप वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की ये किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पलटें या फिर शाह बानो प्रकरण पर लिखे गए देश के तमाम आला पत्रकारों के दर्जनों लेख उठा के पलट लें, आपको हर जगह मोटा माटी तौर से एक बात देखने को जरूर मिलेगी कि बरस 1986 के शाह बानो प्रकरण के पहले हिंदुस्तान का बहुसंख्यक समाज सियासी तौर से दो भागों में विभक्त था। एक अपेक्षाकृत छोटा, धार्मिक रूप से दृढ़ और परंपरावादी तबका था और दूसरा अपेक्षाकृत बड़ा, धार्मिक रूप से नरम और प्रगतिवादी तबका था। तो जो पहला अपेक्षाकृत छोटा, धार्मिक रूप से दृढ़ और परंपरावादी तबका था, ये तो आजादी के बाद से ही लगातार देश की दक्षिणपंथी सियासी तंजीमों के पलड़े में ही नजर आ रहा था। मगर ये जो अपेक्षाकृत बड़ा, धार्मिक रूप से नरम और प्रगतिवादी तबका था, यह आजादी के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचार संकुल की सियासी तंजीमों को परंपरावाद का हवाला देते हुए ही नकारता आ रहा था। मगर जब इस अपेक्षाकृत बड़े, धार्मिक रूप से नरम और प्रगतिवादी सियासी तबके ने कांग्रेस पार्टी को इस कदर कट्टरपंथी इस्लामिक गुटों के साथ गलबहियां करते देखा, तो कहीं ना कहीं उसके जहन में कांग्रेस की प्रगतिवादी तस्वीर कमजोर हुई और उसे ऐसा लगने लगा कि असल में ये कांग्रेस और भाजपा सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक जैसे हैं। फर्क बस इतना है कि एक हिंदुओं के वोट बैंक की सियासत करना चाहता है और एक मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाना चाहता है। और ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से जब एक तबके को ऐसा लगेगा कि ये दो पार्टियां हैं, दोनों तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, दोनों मजहब की सियासत करना चाहती हैं, तो उसमें वो तबका उसी पार्टी की ओर झुकता ज्यादा नजर आएगा स्वाभाविक रूप से, जो उसकी अलंबरदारी का दावा करती है, क्योंकि दूसरा वाला भी तो मजहब की सियासत कर रहा है। आप मायने समझिए, अब तक ये अपेक्षाकृत बड़ा, नरम और प्रगतिवादी बहुसंख्यक तबका कांग्रेस के पाले में इसलिए खड़ा था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की सियासत करती है। मगर शाह बानो के इस मसले ने उसके जहन में शक पैदा कर दिया कि क्या वाकई कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की सियासत करती है या मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करती है। और जिस पल उसके जहन में कांग्रेस और मुस्लिम वोट बैंक दोनों साथ साथ नजर आए, उसी पल हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े सियासी तबके के भीतर भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के तौर पे नजर आने लगी। और वही दिन हिंदुस्तान की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की असल स्थापना का दिन था, जिस स्थापना के पीछे शाह बानो का हाथ था। तो उम्मीद करता हूं इस सत्र से आपको हिंदुस्तान की सियासत की कई अनछुई और अनकही बातें जानने का मौका मिला होगा। फिलहाल ये मुलाकात यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नए सत्र में, किसी नए सियासी किरदार की, किसी ऐसी ही अनकही सियासी दास्तान के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।